जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। पहले अपडेट की बात करते हैं तो डीआरडीओ को लेकर आ रही है। दोस्तों, डीआरडीओ की लैबोरेटरी एलआरडी एक ऐसा एडवांस टारगेट रडार तैयार कर रही है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। और ये खास तरीके का जो रडार है वो हाइपरसोनिक मिसाइलों की हाई स्पीड और उनके बदलते हुए रास्तों को आसानी से पहचान सकता है। इसके अलावा इसमें एडवांस एल्गोरिथम और फास्ट ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी भी लगी होगी। मतलब साफ है कि इस रडार के तैयार हो जाने से भारत की जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस जिसे कि बीएमडी सिस्टम कहते हैं वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। हालांकि बताया जा रहा है कि ऑलरेडी जो हमारे पास पुराना शॉर्ट फिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार है उसी टेक्नोलॉजी पर ये नया रडार तैयार किया जाएगा, लेकिन इसकी खास बात हाइपरसोनिक खतरों को संभालने के लिए होगी। और ये पूरा रडार दोस्तों मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत तैयार किया जा रहा है। फिलहाल अभी इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसका डेवलपमेंट फेज शुरू हो चुका है। परीक्षण भी अब जल्द ही इसका शुरू किया जा सकता है और एक बार अगर ये सफल परीक्षण हो जाता है तो इसे फिर भारतीय डिफेंस सिस्टम में शामिल किया जाएगा। वहीं दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अब इजराइल के एक्स गार्ड फाइबर ऑप्टिक टो डिकॉय सिस्टम को खरीद रही है। और इस एक्स गार्ड फाइबर ऑप्टिक टो डिकॉय सिस्टम से दोस्तों भारतीय राफाल फाइटर जेट दुश्मनों की एयर टू एयर और उनकी सरफेस टू एयर मिसाइलों से बेहतर तरीके से सुरक्षित रह सकता है। एक्स गार्ड डिकॉय सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिकॉय सिस्टम होता है जो सिग्नल की नकल करता है, यानी कि मिमिक करता है। इवन जब दुश्मनों की मिसाइल राफाल को लॉक करती हैं तो ये सिस्टम खुद को पीछे की तरफ खींचता है और मिसाइलों को यानी कि दुश्मनों की मिसाइलों को मिसगाइड करता है। और इस सिस्टम में दोस्तों एक फाइबर ऑप्टिकल केबल होती है जो कि राफेल फाइटर जेट से जुड़ी रहती है और मिशन के बाद फिर से ये वापस ली जा सकती है। कहा जा रहा है कि राफेल में इस सिस्टम को इंटीग्रेट और टेस्ट ऑलरेडी किया जा चुका है। हालांकि सप्लाई चेन की इश्यूज की वजह से डिलीवरी में देरी हो रही है। भारत चाहता है कि डिकॉय सिस्टम जल्द से जल्द उनके पास पहुंचे। इस सिस्टम का इस्तेमाल खुद इजरायली एयरफोर्स भी करती है और ये एक ट्राइड और टेस्टेड है। मतलब साफ है कि इसके जरिए राफेल फाइटर जेट की जो ताकत है वो डबल हो जाएगी। जहां एक और राफेल के पास मीटियोर जैसी लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलें, तो अब दूसरी तरफ दुश्मन की मिसाइलों से बचने की भी एक बड़ी तकनीक होगी। दोस्तों, यहाँ पर भारत ने रूस को साफ तौर पर कह दिया कि अगर रशिया हमें अपने नई जनरेशन के यानी कि नई पीढ़ी के AL-41 या फिर प्रोडक्ट 177S इंजन को देता है तो उसके लिए रशिया को भारत को कम से कम 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना होगा। और आपको मैं बता दूं कि AL-31F इंजन जो HAL तैयार करता है उसमें रशिया ने भारत को 60% TOT दिया है, लेकिन भारत अब मेक इन इंडिया के तहत ज्यादा टेक्नोलॉजी चाहता है। यहाँ पर दोस्तों AL-41F1 इंजन का इस्तेमाल Su-35 प्रोग्राम में किया जाता है जो ज्यादा थ्रस्ट देता है, लेकिन इसे भारतीय सुखोई 30M में फिट करने के लिए बड़े चेंजेस की जरूरत पड़ेगी। वहीं प्रोडक्ट 177S की बात की जाए तो ये नया इंजन है, अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और इसे AL-51F1 की टेक्नोलॉजी पर ही तैयार किया गया है। यहाँ पर दोस्तों जहाँ तक AL-41 इंजन की बात है जो ज़्यादा पावर देता है, लेकिन Su-30 में लगाने के लिए जैसे मैंने बताया कि इसके एयरफ्रेम में बड़े बदलाव करने पड़ेंगे जिससे लागत भी ज़्यादा होगी और फ़ायदा ज़्यादा अच्छा भी नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट 177 जो बिल्कुल नया इंजन है और ये AL-31F इंजन से काफी ज्यादा थ्रस्ट देता है। इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो GF414 से भी बेहतर है। ऐसे में दोस्तों ये जो प्रोडक्ट 177S इंजन है वो Su-30 के सुपर सुखोई अपग्रेड के लिए काफी अच्छा है। हालांकि रशिया के इस प्रोडक्ट 177S इंजन की कई कमियां हैं, जैसे कि अभी तक इसके बड़े स्तर पर प्रोडक्शन नहीं शुरू हुआ है, यानी कि अभी मंजूरी भी नहीं मिली है। भारत चाहता है कि इंजन का टेस्ट भारत में किया जाए, रशिया अपने इंजीनियर्स भारत में भेजे ताकि भारत इस इंजन की परफॉर्मेंस और भरोसे को खुद से जांच कर सकेगा। यहाँ पर मैं आपको रशिया की भी बात बता दूं, रशिया दोस्तों अक्सर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शेयर करने से भारत से बचता रहा है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल की प्रपल्जन टेक्नोलॉजी में भी उसने आनाकानी की है। और आपने देखा होगा कि रशिया ने भारत को S-400 की डिलीवरी में भी देरी कर दी है, भले वो यूक्रेन के साथ जंग में व्यस्त हो। तो यहाँ पर भारत की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है कि भाई HAL को इंजन निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना है, खास करके AMCA प्रोजेक्ट के लिए। अगर रशिया भारत को प्रोडक्ट 177S का 80% से ज्यादा TOT देता है तो भविष्य में सभी भारतीय जेट्स के लिए इंडियन इंजन टेक्नोलॉजी मजबूत हो जाएगी। इवन दोस्तों भारत USA के साथ जो F414 इंजन की डील कर रहा है उसमें भी अमेरिका भारत को 80% TOT देने की बात तो कह रहा है, लेकिन कितना देगा वो बात की है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस लेवल भारत का इस वक्त बढ़ा हुआ है, इसलिए भारत रशिया के साथ भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बातें कर रहा है। मतलब साफ है कि हमें सिर्फ इंजन खरीदना नहीं है भैया, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। 80% TOT बहुत अच्छी TOT मानी जा सकती है। इसका ये फायदा हो जाएगा खास करके प्रोडक्ट 177S का कि सुपर सुखोई में तो ये लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ ये AMCA पर भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों इंडियन आर्मी अब 150 किलोमीटर रेंज वाली प्रहार मिसाइल का एक नया ज्यादा दूरी तक मार करने वाली वेरिएंट पर काम कर रही है जिसका नाम प्रांस रखा गया है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक होगी। इसे ट्रक से मोबाइल लॉन्च किया जा सकता है। इसके जरिए दुश्मनों के कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम्स, लॉजिस्टिक्स हब्स को खत्म किया जा सकता है। मतलब साफ है दोस्तों, प्रांस और प्रहार दोनों ही मिसाइलों से हम दुश्मनों के गहरे इलाके में जो हाई वैल्यू वाले टारगेट्स हैं उन्हें खत्म कर सकते हैं, वो भी बिना बड़ी जंग के। भारतीय सेना की स्ट्रैटेजी दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पर बताती है कि सेना अब एक लेयर्ड, तेज और मोबाइल स्ट्रक्चर फोर्स बनाना चाहती है।
वहीं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने अब लंबी दूरी की मिसाइलों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें कि काफ़ी लंबी दूरी तक मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइलों को खरीदा जाएगा और उन्हें डिप्लॉय किया जाएगा, जैसे कि मिट्योर जो कि फ्रांस की है, R-37M जो कि रशियन है, इसके अलावा स्काई सेटिंग जो कि भारत का स्वदेशी प्रोजेक्ट है। ऐसे में दोस्तों मिट्योर मिसाइल की बात की जाए तो इसका नो स्केप जोन काफ़ी बड़ा है, मतलब दुश्मन के पास बचने का मौका नहीं होता। तो दूसरी तरफ R-37M ये तो एक हाइपरसोनिक ही मिसाइल है, रेंज 400 किलोमीटर तक है और ये दुश्मनों के आवाज़ को खत्म कर सकती है। भारतीय वायुसेना इसे अपने Su-30 MKI पर लगाने की योजना बना रही है। इसके अलावा स्काई सेटिंग की बात की जाए तो ये भारत का खुद का लंबी दूरी का मिसाइल प्रोग्राम है। इसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर होगी और यह अस्त्र मार्क 2 का एक नेक्स्ट वेरिएंट होगा, सस्ता होगा और ये आत्मनिर्भर ऑप्शन भी होगा, खास करके भविष्य में मिट्योर और R-37M का ये पूरक बन सकता है। मतलब साफ है कि मिट्योर, R-37M और स्काई साइटिंग जैसी लंबी दूरी की मिसाइल अगर इंडियन एयरफोर्स में शामिल होती है तो इंडियन एयरफोर्स के पास पाकिस्तान से कई ज्यादा गुना ताकत हो जाएगी। दोस्तों भारत सरकार अब मार्च 2026 तक करीबन 1.06 लाख करोड़ रुपए के 2 बड़े रक्षा सौदों को करने जा रही है, जिनका मकसद है इंडियन नेवी की पनडुब्बी फ्लीट को बढ़ाना। और ये जो 2 बड़ी डील होंगी उसमें प्रोजेक्ट 75 है, जिसमें कि 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां बनेंगी। 70,000 करोड़ रुपए की लागत है और इसमें जर्मनी की थिसन मरीन सिस्टम साझेदारी करेगी भारतीय मजगांव डॉक शिप बिल्डर के साथ और ये भारत में बनेंगी। इनमें AIP सिस्टम लगा होगा, पनडुब्बी बिना सतह पर आए मतलब 2 हफ्ते तक पानी के अंदर रह सकती है। इसके अलावा 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन क्लास यानी कि कलवरी क्लास की पनडुब्बियां ली जा रही हैं, जिनकी अनुमानित लागत 36,000 करोड़ रुपए फ्रांस की नेवल ग्रुप के साथ साझेदारी होगी। मौजूदा कलवरी क्लास से ये थोड़ी बड़ी और आधुनिक सुविधाओं के साथ लैस होगी और बाद में इसमें DRDO का AIP सिस्टम जोड़ा जाएगा। P-75I की अगर बात की जाए तो इसका इंडिजिनियस कंटेंट अब बढ़ा दिया गया है, पहले 45% था, इसे अब 60% तक ले जाया गया है। इसके अलावा दोस्तों जर्मनी की थिसन ग्रुप मरीन सिस्टम भारत को 100% डिजाइन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देगा। यहाँ पर दोस्तों इस वक्त इंडियन नेवी के पास 16 ऑपरेशनल पनडुब्बियां हैं। 2031 तक इनमें से 9 पनडुब्बियां रिटायर हो जाएंगी। चीन और पाकिस्तान दोनों अपनी अंडर वाटर ताकत को तेजी से बढ़ा रहे हैं। चीन की पनडुब्बियां तो इंडियन ओशन रीजन में मौजूद है, पाकिस्तान को 8 नई होंगोर क्लास की AIP पनडुब्बियां मिलेंगी। और इवन दोस्तों प्रोजेक्ट 75I की बात की जाए तो इसमें ब्रह्मोस मिसाइलें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के साथ आएंगी, हाई एंड टॉर्पीडो और सेंसर्स इसमें लगे होंगे। तो दूसरी तरफ जो नई स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां होंगी उनमें AIP सिस्टम बाद में लगाया जाएगा और इनमें DRDO के इलेक्ट्रॉनिक टॉर्पीडो लगे होंगे। यहाँ पर दोस्तों ये जो नई स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां खरीदी जाएंगी फ्रांस से, उनकी कीमत 12,000 करोड़ रुपए पर यूनिट है, जबकि पुरानी कलवरी क्लास की कीमत थी सिर्फ 3,500 करोड़ रुपए। इवन दोस्तों इसमें AIP शामिल भी नहीं किया गया, तब भी इनकी कीमत काफी ज्यादा है। इसीलिए सोशल मीडिया पर इसे लेकर बवाल हो रहा है और कहा जा रहा है कि फ्रांस भारत को चूना तो नहीं लगा रहा, क्योंकि 12,000 करोड़ रुपए एक पनडुब्बी के लिए, वो भी बिना AIP के। हालांकि दोस्तों L&T और DRDO और अन्य जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो प्रोजेक्ट 77 में भी काम कर रही है, जो कि भारत का परमाणु पनडुब्बी प्रोजेक्ट है। मतलब साफ है, कुल मिलाकर दोस्तों आने वाले वक्त में 12 नई पनडुब्बियां इंडियन नेवी को मिलेंगी। DRDO और कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड के द्वारा जो आधुनिक माउंटेड गन सिस्टम है 155 mm/52 कैलिबर की, और इसे हाई मोबिलिटी ट्रक पर लगाया गया है। अब कहा जा रहा है कि इसका वेट कम किया जा रहा है, यानी कि इसके वजन को कम किए जाने को लेकर तैयारी चल रही है, क्योंकि पहाड़ी और खराब रास्तों पर तेजी से डिप्लॉयमेंट के लिए सिस्टम का हल्का होना काफ़ी ज़रूरी है। कम वजन से तेज मूवमेंट होती है, आपको मालूम है, ईंधन का भी ज़्यादा खपत नहीं होती है और आसानी से इन्हें एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। मतलब साफ है कि भारतीय सेना मारक क्षमता और रेंज में कोई समझौता नहीं कर रही है, बस केवल वेट को लेकर बात चल रही है। बाकायदा वजन घटाने के लिए सभी तकनीकी विश्लेषण इसके पूरे किए जा चुके हैं और माउंटेड गन सिस्टम का जल्द ही यूजर ट्रायल किया जाएगा। इन परीक्षणों के दौरान इसकी सटीकता, रफ्तार, तैनाती का समय और माउंटिंग स्थिरता की भी जांच की जाएगी। ये पूरा सिस्टम दोस्तों स्वदेशी रूप से डेवलप किया जा रहा है और जैसे ही यूजर ट्रायल्स पूरे हो जाते हैं तो उम्मीद है कि भारतीय सेना इसे जल्द से जल्द शामिल करेगी। ये सेना के लिए आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन मिशन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों, खास तौर पर LAC और LOC जैसी संवेदनशील बॉर्डर्स पर। तो फिलहाल इतने पे देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है आपको, सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।